Good morning, all of you. Today we are going to learn about preposition. मैंने आपको कल ही वादा किया था कि भाई अब मैं एक एक ग्रामर का वो टॉपिक लेके आने वाला हूं जो आपको एसएससी जीडी में सफलता दिलवाएगा। आज मैं प्रीपोजिशन लेके आया हूं। प्रीपोजिशन में एरर भी पूछे जाते हैं और प्रीपोजिशन गैप में कैसे भरने हैं, कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। पहले हम वन बाय वन प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे। कम से कम 3 से 4 वीडियो बनाने पड़ेंगे क्योंकि प्रीपोजिशन जो है सिंगल भी होते हैं, फिक्स भी होते हैं और 2 पेयर में भी आते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपको कुछ ऐसे प्रीपोजिशन लेकर के आया हूं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको जब आप इन प्रीपोजिशनों को पढ़ोगे तो पता चलेगा कि भी प्रीपोजिशन क्यों आवश्यक है। अगर प्रीपोजिशन का हमने यूज सही नहीं किया तो वाक्य का अर्थ बदल जाता है। तो यहां प्रीपोजिशन का सबसे पहले हमें अर्थ समझना है। प्रीपोजिशन 2 शब्दों से बना है, प्री प्लस पोजिशन। पोजिशन का मतलब होता है प्लेस, यानी स्थान। स्थान से पहले आने वाला शब्द, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन वाक्य में ऑब्जेक्ट से पहले आता है। ये नाउन या प्रोनाउन का वाक्य के अंदर अन्य शब्दों से संबंध बनाता है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रीपोजिशन इज ए रिलेटिव वर्ड। प्रीपोजिशन इज ए रिलेटिव वर्ड। और क्यों? क्योंकि यह संबंध बनाने का काम करता है, जबकि कंजक्शन जो होते हैं वो जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं। हमारे कंजक्शन जो है वो 2 या 2 से अधिक शब्दों को, वाक्यों को, उपवाक्यों को, है ना, उनको जोड़ते हैं। जबकि यहां यह संबंध बताता है कि वाक्य के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट, जो हमारा नाउन या प्रोनाउन दिया गया है, उनका अन्य जो शब्द हैं उनसे क्या संबंध है। तो आज हम अलग अलग प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे। मैंने पहले आपको बता दिया कि प्रीपोजिशन फिक्स्ड भी होते हैं, फ्रेजेज भी होते हैं और इन पेयर भी होते हैं। तो पहले हम आपको थोड़े सिंगल प्रीपोजिशन हैं वो बताते हैं ताकि आपकी समझ में आए। आप स्टेप टू स्टेप चलेंगे तो गाइज आपको समझ में आएगा और आप अच्छी प्रकार से प्रत्येक प्रीपोजिशन को लिख करके और गैप को कंप्लीट करेंगे। तो आज देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम ऑन, अप, ऑन टू, अपॉन, ओवर, अबो, अंडर और बिलो, ये बहुत ही साधारण से प्रीपोजिशन है जो हम 6 क्लास से कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं। आजकल तो भाई ये हम एलकेजी फर्स्ट क्लास से ही पढ़ने लग गए हैं। आजकल जो इंग्लिश है वो फर्स्ट क्लास में A1 हो जाती है। बच्चों को ग्रामर शुरू करवा दी जाती है। व्हाट इज अ नाउन, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो छोटे छोटे क्लास के बच्चे एलकेजी, यूके, प्रेप, फर्स्ट, सेकंड सारे बच्चे जानते हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा पीछे चलूं तो मैं कहूंगा कि 6 क्लास में ही प्रीपोजिशन, आर्टिकल हमें करवा दिए जाते थे। एक बार हमें केवल इनका रिवीजन करना है। थोड़ा थोड़ा इनका अंतर होता है। देखिए, ऑन का मतलब ऊपर होता है, ऑन टू माने ऊपर होता है, अपॉन माने ऊपर होता है, ओवर माने ऊपर होता है और अबव माने भी ऊपर होता है। तो आपको यहां ऊपर के अर्थ में अंतर क्या है वो देखना है। चलिए, इनका अंतर है अंडर और बिलो, मैं मान लेता हूं क्योंकि ये अलग है, ये नीचे के अर्थ में आ गए, लेकिन ऊपर के अर्थ में इतने शब्द, फिर इनका अंतर क्या, यही हमें पढ़ना है। तो देखते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको ऑन। ऑन का प्रयोग जैसे हम कह सकते हैं ए बुक इज ऑन ए टेबल।
आप देख रहे हैं कि इस वाक्य में ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसा मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट से पहले आपके प्रीपोजिशन आएगा और ये किससे संबंध बता रहा है? ये बुक का संबंध बता रहा है, बुक और टेबल का संबंध बता रहा है। ये संबंध किसी का किसी से भी बता सकता है, अर्थात यह नाउन और प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट का संबंध वर्ब से बता सकता है, जनरल वर्ड से भी बता सकता है, किसी से भी बता सकता है। ये केवल संबंध बताता है, ये नहीं बताता कि किससे बता रहा है। तो यहां जो बुक है उसका संबंध बता रहा है कि बुक कहां है, ऑन टेबल। तो यहां हमें देखना है ऑन का प्रयोग हमें कब करना है। तो ऑन का प्रयोग हम तब करेंगे जब ऊपर की वस्तु अपने नीचे की वस्तु को बिल्कुल टच करती हो। पहली बात टच करती हो, दूसरा वो मूवमेंट में नहीं हो, बिल्कुल स्थिर हो, स्टेबल होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, यानी गति नहीं करे। अब यहां देखिए मेज के ऊपर पुस्तक रखी हुई है, इसका मतलब बुक जो है टच भी है, आपकी टेबल को छू रही है और वो मोशनलेस भी है, यानी गति नहीं कर रही, वो कोई हलचल नहीं कर रही। इसलिए यहां पर किसका प्रयोग होगा? ऑन का। तो ऑन का प्रयोग समझ में आ गया, जब नीचे की वस्तु को ऊपर की वस्तु टच कर लेती है और कोई हरकत नहीं करती, स्थिर होती है, ऐसी कंडीशन में ऑन का प्रयोग होता है। अब नंबर 2 आता है ऑन टू का प्रयोग। ऑन टू, देखिए ये अपॉन का ही सिमिलर सा वर्ड है, जो आजकल का न्यू वर्ड भी मैं इसको बोलता हूं। हमारे टाइम में ऑन टू का प्रयोग नहीं हुआ करता था, हम ऑन टू की जगह अपॉन का प्रयोग करते थे। ऑन टू का मतलब ये है कि भाई आप ऊपर तो आए हैं लेकिन आपने मूवमेंट दिखाया है। जैसे एक टेबल के नीचे कोई बिल्ली है और बिल्ली फर्श के ऊपर से जंप करके टेबल पर आई, तो उसने क्या किया? गति करके ऊपर आकर के बैठती है और स्थिर हो जाती है। ऐसी कंडीशन में हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का करते हैं। आप एक वाक्य से समझ सकते हैं, द कैट jumped from the mat onto a table। यानी जमीन के ऊपर एक मैट है, दरी बिछी हुई, वहां से बिल्ली जंप करती है और टेबल पर बैठ जाती है। तो यहां आप देख रहे हैं कि बिल्ली जो जंप कर रही है, यानी मैट का और टेबल के ऊपर, तो ऑन टू हो गया। तो बिल्ली का संबंध बताया इसने किसके साथ? टेबल के साथ। लेकिन संबंध किससे जोड़ रही है? मैट से। कहां से जंप किया उसने? मैट से जंप किया। वो ऊपर बिल्ली नहीं बैठी हुई है, बल्कि मैट के ऊपर से उसने जंप करके। जब कोई भी चीज नीचे से जंप करके ऊपर जाती है या गति करके ऊपर जाती है, तब ऑन टू का प्रयोग होता है। तो फिर अपॉन का है, तो देखिए अपॉन का मतलब यह होता है कि जब ऊपर की वस्तु अपने नीचे की वस्तु को बार बार टच करती है गति करते हुए, इन मूवमेंट, तो अपॉन लगता है। जैसे ए गर्ल इज डांसिंग अपॉन द स्टेज। अब वहां वो स्टेज के ऊपर बार बार नाच रही है, उसके पैर चल रहे हैं, वो गति है, मूवमेंट में है। ऐसी कंडीशन में अपॉन का प्रयोग किया जाता है। तीनों का प्रयोग में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, आप समझिए। और जब नीचे की वस्तु और ऊपर की वस्तु आपस में टच हो और ऊपर की वस्तु गति नहीं करे, न नीचे की वस्तु गति करे न ऊपर की, तो ऐसी कंडीशन में ऑन का यूज होगा। जब कोई वस्तु गति करके ऊपर पहुंचती है, ऑन टू का प्रयोग होगा। जब कोई वस्तु अपनी सतह के ऊपर बार बार जंप करती है, बार बार टच करती है, इन मोमेंट रहती है, गति में रहती है, तो अपॉन का प्रयोग होगा। अब मैं इसके बाद में ले रहा हूं भाई आपका ऑन हो गया, ऑन टू हो गया, अपॉन हो गया, ओवर का प्रयोग। ओवर का प्रयोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। ओवर का प्रयोग हाइट बताने के लिए होता है।
ये गतिशील भी होता है और गतिहीन भी होता है। यह मोमेंटेबल भी है और नॉन मोमेंटेबल भी है। कैसे? देखो, इसके अंदर क्या है कि आपको हाइट बताने की जहां भी बात आ गई, जैसे मेरे सर पे पंखा है, तो ये क्या हो गया? हाइट बता रहा है। आपको मैं थोड़ा सा पिक्चर से समझा देता हूं। ओवर का और अबो का प्रयोग देखिए। ओवर और अबो में अंतर देखिए, दोनों ही ऊपर हैं, ओवर और अबो। जब आप हाइट बता रहे हैं इस प्रकार से, तो ओवर का प्रयोग होगा। लेकिन अगर आप लेवल बता रहे हैं ऐसे, तो अबो का प्रयोग होगा। जैसे पंखा मेरे सर पे है, तो भैया पंखा सीधा ऊपर है, ऐसे नहीं है, ऐसे है, तो यहां हमेशा ओवर का प्रयोग होगा। ए फैन इज रनिंग ओवर माई हेड। अब रनिंग भी कर रहा है, गति भी कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप ओवर का प्रयोग करेंगे। एबो में कभी मूवमेंट नहीं होता, पहली बात ये ध्यान रखो। दूसरा, अबो के अंदर क्या होता है? हाइट नहीं होती, लेवल होता है। जैसे देयर आर ए बिग लेवल ऑफ वाटर, तो पानी कभी ऐसे नहीं होगा। पानी कैसे होगा? ऐसे, है ना? तो पानी का लेवल होता है। तो ओवर जो है इसका ऑपोजिट होता है अंडर, जबकि एबो का होता है बिलो। कोई अंतर नहीं है दोनों में। जैसे हाइट के लिए आप ओवर लगा रहे हैं, वैसे ही नीचे हाइट के लिए, गहराई के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? अंडर का। ऊपर लेवल के लिए अबो का प्रयोग हो रहा है, वैसे ही नीचे लेवल के लिए बिलो का प्रयोग होगा। तो यहां आपको, यहां मैं बता रहा हूं ओवर का प्रयोग और एबो का प्रयोग। तो यहां ओवर का प्रयोग कब होता है? जब हाइट की बात आ रही है। दूसरा, ओवर का प्रयोग उस कंडीशन में होता है जब नीचे की वस्तु को ऊपर की वस्तु पूरी तरह ढक लेती है। वो टच भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ढक लेती है, ऐसी कंडीशन में ओवर का प्रयोग होता है ना? जैसे किसी नदी पर पुल बना हुआ है, तो ओवर द ब्रिज होगा, अब वो ब्रिज नहीं होगा, ओवर द ब्रिज, क्योंकि वो पुल के आर पार उसको ढक लिया है। अपन कह सकते हैं ए टेबल क्लॉथ इज ओवर ए टेबल, यानी एक मेज पोस्ट टेबल के ऊपर है, तो वो क्या करता है? टेबल को ढक लेता है। एक बार बहुत ही बढ़िया एग्जाम में, सेकंड ग्रेड टीचिंग के एग्जाम में आया था, ए ड्रॉप ऑफ ऑयल और खालिस्तान इन द सी। अब बताइए, सागर या महासागर या नदी का पानी जो है, कहीं पर भी आपने तेल की बूंद डाल दी तो क्या करेगी? वो उसको कवर कर लेगी, फैल जाएगी उसके ऊपर। और जब फैलना चीज आती है, जब नीचे की चीज के ऊपर आप पानी के अंदर बूंद डालेंगे तो पूरी के ऊपर वो कवर अप हो जाती है। ऐसी कंडीशन में ओवर लगता है। तो जहां बात लेवल की आती है वहां हमने क्या लगा दिया? अबव। और जहां पर हाइट की बात आती है वहां हम किसका यूज करेंगे? ओवर का। मैं समझता हूं आपको ओवर और अबव का अंतर अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। जैसे आपके आकाश के अंदर बादल मंडरा रहे हैं, तो मंडराने का मतलब क्या है? गति। और गति में कभी अबव का प्रयोग नहीं होता, ओवर का ही होगा। तो यहां ऐसा कोई भी चीज जो गतिशील है वहां तो, और हाइट में तो ओवर ही होगा, अबो नहीं होगा। हाँ, ओवर मूवमेंट में भी होता है, नॉन मूवमेंट में भी होता है, लेकिन अबो कभी भी मूवमेंट में नहीं होता। इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में जैसे मैंने लिया अंडर और बिलो, तो भाई अंडर में भी क्या है? ये किसका ऑपोजिट हो गया? ओवर का। जो जहां ऊपर के लिए ओवर लगता है, नीचे के लिए क्या लगेगा? अंडर। इसी प्रकार जैसे लेवल के लिए अबव लगता है, तो वैसे उसकी जगह लेवल को देखने के लिए क्या लगेगा? बिलो लगेगा। तो इस प्रकार से आपने ये जो है आज कुछ एग्जाम्पल देखे। इसके आगे हम चलते हैं। दो बहुत ही मोस्ट, मैं आपको बता रहा हूं, कई बार एग्जाम में आए हैं, जैसे क्रॉस और एक्रॉस।
अब देखो, जब भी आप चल करके सतह पर चल करके किसी भी चीज को पार करते हैं ना, क्रॉस मानी पार करना, क्रॉस मानी भी पार करना, जब आप सतह पर चलते हुए पार करते हैं बड़ी इजी वे में, क्रॉस लगता है। लेकिन जब आप सतह में नहीं चल करके आपको मजबूरन गुजरना पड़ता है किसी चीज से, वहां एक्रोस लगता है। अब एक छोटा सा उदाहरण देखिए, आप सड़क पार कर रहे हैं, आराम से सड़क के ऊपर टप 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 चल करके पार कर लेंगे, लेकिन नदी पार करेंगे तो क्या आराम से पार हो जाएगी? मजबूरी में आपको अंदर से जाना पड़ेगा। जब आप मजबूरी में किसी के अंदर से जाते हैं तो क्या लगता है? एक्रोस। और जब सतह पर चल के जाते हैं तो लगता है क्रॉस। इसी तरह से किसी गुफा के अंदर से ट्रेन जा रही है तो गुफा कोई आम चीज तो नहीं है, किलोमीटर की होगी, 2 किलोमीटर की होगी, तो वहां तो परेशानी है ना, आसानी से थोड़ी जा रहे हैं। तो ऐसी जगह के अंदर गुजरने के लिए लगेगा एक्रॉस। लेकिन अगर आप सीधे पटरी पर जा रहे हैं, उसको पार कर रहे हैं, तो लगेगा क्रॉस। तो क्रॉस और एक्रॉस में क्या अंतर हो गया भाई? आप अगर आसानी से सतह पर चल करके इन मूवमेंट करते हैं, पार करते हैं किसी चीज को, एक किनारे से दूसरे किनारे जा रहे हैं, तो वहां पर तो लगता है क्रॉस। और जब कठिनाई आ रही है रास्ते में तो वहां लगता है एक्रॉस। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होता है कि क्रॉस के अंदर तो आप सतह पर चल के आसानी से और जनरल वे में जाते हैं, कोई विशेष नहीं। लेकिन एक्रॉस में सामान्य कंडीशन नहीं होती, असामान्य कंडीशन होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अभी नदी को आप पार कर रहे हैं तो ऐसे में पानी के अंदर जाना पड़ेगा आपको, और पानी के अंदर जाना कोई साधारण बात नहीं है, सामान्य बात नहीं है, इसलिए वहां एक्रॉस लगता है। लेकिन उसी नदी पर पुल बना हुआ है तो बिल्कुल इजी हो गया, आप टप 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 जा रहे हैं, वहां क्रॉस होगा। लेकिन आप किसी गुफा को पार कर रहे हैं तो एक्रॉस होगा। तो मुझे लगता है कि क्रॉस और एक्रॉस का भी आपको जो अंतर है वो समझ में आ गया होगा। एक इसी प्रकार के 2 वर्ड और मैं लेके आया हूं आज, बिटवीन और अमंग का प्रयोग बहुत ही मोस्ट है भाई। बिटवीन और अमंग, आप क्या कहते हैं कि जब 2 संख्याओं के लिए, अगर 2 संख्याओं में बीच के अर्थ में हमेशा बिटवीन लगेगा, और 3 या 3 से ज्यादा होने पर अमंग लगेगा। पहली कंडीशन तो इसकी ये हो गई। अब इसमें क्या होता है, बिटवीन के अंदर क्या होता है कि बिटवीन में आप सेपरेट और डिस्टेंट, इसके लिए बिटवीन लगता है चाहे 2 से ज्यादा संख्या क्यों न हो। जैसे सी इज सिटिंग बिटवीन राम एंड मोहन, तो राम और मोहन 2 हैं, इसलिए यहां आ गया बिटवीन। जैसे रामू डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज 2 सन, अगर 2 बेटे हैं तो भैया बिटवीन आएगा। लेकिन उसने संख्या नहीं देके सन्स कर दिया, कलेक्टिव ग्रुप कर दिया, समूहवाचक कर दिया, ऐसे में अमंग का प्रयोग होगा। तो बिटवीन का प्रयोग 2 संख्याओं के बीच के लिए आता है, और 2 से ज्यादा संख्या हो तो किसका प्रयोग होता है? अमंग का प्रयोग होता है। लेकिन बिटवीन का प्रयोग ऐसी कंडीशन में होता है जब 2 से ज्यादा संख्या हो, लेकिन वो संख्या व्यक्तिगत रूप से अलग अलग के लिए हो। जैसे मान लो मैं ये कह दूं कि इंडिया डिड एग्रीमेंट बिटवीन नेपाल, भूटान एंड चाइना, 3 कंट्री आ गई, लेकिन तीनों क्या है? अलग अलग है। जब किसी अलग अलग बात को या अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर कोई चीज का हमने डिवाइडेशन किया है तो वो व्यक्तिगत माना जाएगा, वो सामूहिक नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में अमंग नहीं, संख्या चाहे कितनी भी हो, बिटवीन ही आएगा। तो कई बार बिटवीन का प्रयोग 2 या 2 से अधिक संख्याओं के लिए हमें करते हैं, लेकिन
अमंग का प्रयोग कभी भी दो संख्याओं के लिए नहीं होता। तो अमंग और बिटवीन का अंतर आपको समझ में आ गया कि बिटवीन दो संख्याओं के बीच के लिए बिटवीन लगता है और दो से ज्यादा संख्या होने पर या इन ग्रुप कोई भी चीज है तो अमंग लगता है। लेकिन ग्रुप में भी अगर पर्सनल है या सेपरेट कोई भी चीज है, यानी सेपरेट डिस्टिंक्ट है, अर्थात अलग अलग और बिल्कुल स्पष्ट है, या अपन कह सकते हैं इंडिविजुअल है, तो बिटवीन लगता है संख्या, चाहे दो हो, चाहे चार हो, चाहे पांच हो। समझ गए? तो ऐसे कंडीशन में आप बिटवीन का और अमंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो गाइज आज मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा। हमने आज शुरुआत की है प्रीपोजिशन की। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन को हमने स्टडी की दृष्टि से चार भागों में बांटा, जो मैंने आपके सामने रख रखा है। यानी प्लेस, जो आपको स्थान बताएंगे कहां पर क्या रखा है। दूसरा डायरेक्शन, दिशा, जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं, तो टू भी हमारा क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है। इसी प्रकार से टाइम, जैसे एट का, इन का, है ना, बहुत ही मोस्ट है एट और इन का। जब हम अध्ययन करेंगे टाइम के मामले में तो आप बहुत ही आनंद लोगे, आपको पता चलेगा कि भाई यार इसका तो हमने कभी देखा ही नहीं, ऐसा ऐसा भी होता है क्या। और उसके बाद में है रीजन, कारण, जैसे बिकॉज का हम यूज करते हैं, तो कारण के लिए भी। तो ये चार भागों में बांटे हुए हैं। लेकिन किसी भी एग्जाम में ये नहीं कहता कि प्लेस वाले बताओ जी, टाइम वाले बताओ। वहां तो आपको खुद को देखना पड़ेगा कि यहां पर जो आपका संज्ञा और सर्वनाम दिया गया है उसका किससे कैसा संबंध है। उस संबंध को आपको एक्सरसाइज के आधार पर, अनुभव के आधार पर, प्रैक्टिस के आधार पर आपको समझना पड़ेगा और उसके बाद कंजक्शन का, प्रीपोजिशन का यूज करना होगा। तो आज आपने जो प्रीपोजिशन देखे वो मुख्य रूप से कोई ज्यादा प्रीपोजिशन नहीं थे। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। और इन प्रीपोजिशनों को पढ़ते हुए हम पार्ट 2 को अच्छी प्रकार से, जिसमें बिसाइड, बिसाइड्स, इनका, एट का, इनटू का, या और भी महत्वपूर्ण जो है इंपॉर्टेंट, वो कल लेकर के आने वाला हूं मैं। आज हमने जो पढ़े हैं वो केवल बेस है प्रीपोजिशन का, जिससे कि हमें पता चल जाए कि प्रीपोजिशन होता क्या है, प्रीपोजिशन का काम क्या है, और प्रीपोजिशन जो है वो किस प्रकार से आपस में संबंध बताते हैं। यही इन्हीं शब्दों के साथ देखते रहिए आप अपना ही चैनल राठौड़ सर 2438 और दबा करके सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।